हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रस्टम। तो दिस इज द न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल। इससे पहले हमने पढ़ा है जो भी वो आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा था। जैसे कि मैंने बात की क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो कभी ना कभी आपने इनके बारे में कुछ ना कुछ चीजें जरूर पढ़ी हैं। 6th, 7th, 8th, 9th में आपने इनके बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन किया है। ठीक है, कभी ना कभी आपने इसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम आपने फाइंड किया है। 10th क्लास में आपने कॉम्बिनेशन फिगर्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे काम किया। ठीक है, दैट वाज बिट एक्सटेंशन टुवर्ड्स योर प्रीवियस ईयर। आप कह सकते हैं कंटेंट जो पुराना आपने पढ़ा है उसमें एक बिट एक्सटेंशन 10th क्लास में लग गया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया सिलेबस को, जिसमें आपने कॉम्बिनेशन फिगर्स का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकाला। ये फ्रस्टम न्यू टॉपिक है जो आपको पढ़ना है 10th क्लास के सिलेबस में, और इस फ्रस्टम से जुड़ा हुआ हमें सॉल्व करना है 13.4 एक्सरसाइज। ठीक है, तो फ्रस्टम क्या है हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग उसको डिफाइन भी करेंगे, इलेबोरेट भी करेंगे, और इससे जुड़े हुए सभी फार्मूला भी हम लोग निकालेंगे। तो क्या है फ्रस्टम, रिकॉल करें। फ्रस्टम एक ऐसा फिगर है जो कोन से मिलता है। यानी फ्रस्टम, हम लोग किस चीज का फ्रस्टम पढ़ रहे हैं ये भी ध्यान रखें। हम लोग कोन का फ्रस्टम पढ़ रहे हैं। हमें फ्रस्टम ऑफ कोन पे काम करना है। यानी हमें एक कोन लेना होगा और इस कोन को बेस के पैरेलल कट करना होगा। एक कटिंग प्लेन की मदद से इस कोन को हम कट करेंगे, और जब हम इस कोन को कट करेंगे बेस के पैरेलल, सपोज ये एक कटिंग प्लेन है जिसकी मदद से हमने इस कोन को कट किया। इस कोन को हम कट करेंगे जब बेस के पैरेलल, और ऊपर वाले छोटे से कोन को हम हटा देंगे, तो हमें यहां पे जो पोर्शन मिलेगा वो होगा, यानी एक कोन तो आपको ऊपर मिल जाएगा और एक पोर्शन आपको नीचे मिल जाएगा। इस टाइप से आपको फिगर मिलेगा। बकेट, उल्टी बकेट आप कह सकते हो इसको, इन्वर्टेड बकेट। ये फिगर कुछ ऐसा मिलेगा जब आप इसको कट कर दोगे कोन को। तो इस तरीके से एक कोन को बेस के पैरेलल कट करके अपर पोर्शन को यदि रिमूव कर दिया जाए तो जो ज्योमेट्री हमें मिलती है, रादर सॉलिड ज्योमेट्री हमें मिलती है, उस सॉलिड ज्योमेट्री को हम फ्रस्टम बोलते हैं। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम। ये आपका फ्रस्टम ऑफ कोन है जिसकी बात हम कर रहे हैं आज की क्लास में। तो कब मिलता है फ्रस्टम, फिर से सुन लें। फ्रस्टम इज अ सॉलिड ज्योमेट्री विच इज obtained बाय कटिंग a right cone or simply cone parallel to the base। जब हम बेस के पैरेलल कट करेंगे इस कोन को, राइट सर्कुलर कोन को, तो हमें ज्योमेट्री मिलती है अपर पोर्शन को रिमूव करने के बाद, जिसे हम फ्रस्टम बोलते हैं। अब यदि यहां पे रेडियस R1 है, इस पोर्शन का रेडियस R2 है, तो यहां पे कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे, जैसे R1 मिल जाएगा, R2 मिल जाएगा। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि फ्रस्टम के पास 2 रेडियाई मिलेंगे। फ्रस्टम के पास एक हाइट मिलेगा, लेट से इस हाइट को हम h बोल देते हैं। फ्रस्टम के पास एक स्लैंट हाइट मिलेगा, लेट से इसको हम l बोल देते हैं। तो फ्रस्टम के पास ये 4 पैरामीटर्स होंगे। कौन कौन से 4 पैरामीटर्स एक फ्रस्टम रखेगा? सबसे पहले तो 2 रेडियाई रखेगा। बेस के रेडियस को यदि मैं R1 बोलता हूं तो टॉप रेडियस को हमें R2 बोलना होगा। एक हाइट रखेगा फ्रस्टम, साथ ही साथ एक लेंथ, स्लैंट लेंथ, या आप स्लैंट हाइट बोलोगे तो स्लैंट हाइट L रखेगा आपका फ्रस्टम। अब पूरे कोन के साथ यदि हम कंपेयर करें तो हो सकता है पूरे कोन की हाइट क्या एज्यूम कर लिया जाए, h1 एज्यूम कर लिया जाए, और ऊपर के कटिंग पोर्शन की हाइट को h2 यदि हम एज्यूम कर लेते हैं, तो ऐसे केस में हमारा h कितना होगा बता दें आप। टोटल यदि h1 है, इतना h2 है, तो h1 में यानी इतने में इतना हटा दें तो ये h आ जाएगा, यानी h1 माइनस h2 मिल जाएगा h। सिमिलरली R1 R2 तो आपके 2 पैरामीटर्स हैं। L के बारे में यदि हम डिस्कस करें और मैं कहूं कि यदि इतना पोर्शन आपका, इतना पूरा पोर्शन आपका L1 है और सिर्फ इतना पोर्शन आपका L2 है, तो फिर आप इस L को कैसे डील करोगे? इस L को आप कैसे डील करोगे? आप बोलोगे कि L1 टोटल था, L2 इतना था, तो L1 में यदि L2 हटा दिया जाए तो L मिल जाएगा, L1 माइनस L2 आपको L मिल जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको सबसे पहले सीख लेना चाहिए।
यानी यदि आपको टोटल कोन यानी होलिस्टिक कोन की हाइट पता चल जाए और स्मॉलर कोन जिसे आपने रिमूव किया उसकी हाइट पता चल जाए, तो दोनों की हाइट को सब्ट्रैक्ट करके आप अपने फ्रस्टम की हाइट निकाल सकते हैं। सिमिलरली प्यारे बच्चों, यदि आपको होल कोन यानी लार्ज कोन बोलूंगा मैं, आज के बाद जब भी मुझे लार्ज कोन लिखना होगा तो आई विल इंडिकेट इट यूजिंग LC, और जब भी मुझे स्मॉल कोन लिखना होगा तो आई विल इंडिकेट इट यूजिंग SC। तो आप ये थोड़ा सा एब्रिविएशन याद रखना, ओके। तो लार्ज कोन को जब स्मॉल कोन से कंपेयर करते हैं तो लार्ज कोन की हाइट यानी H1 से स्मॉल कोन की हाइट यानी H2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें फ्रस्टम की हाइट H मिल जाता है। उसी तरीके से यदि लार्ज कोन के स्लैंट लेंथ L1 को स्मॉल कोन के स्लैंट लेंथ L2 यानी इसका स्लैंट लेंथ L2 कहलाएगा, ठीक है। इसकी ये रेडियस R2 है, इसका ये हाइट H2 है। तो ये पैरामीटर्स हम लोगों ने यूज किए हैं, ठीक। अब हम लोग कोन के रिस्पेक्ट में तो चीजें जानते हैं। कोन के लिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी जानते हैं, पाई आर एल होता है। कोन के रिस्पेक्ट में हम वॉल्यूम भी जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी रादर हमें पता है, पाई आर एल होता है। और एक ही बेस होता है एक कोन के पास जिसको हमें ऐड करना होता है, पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया पाने के लिए। वॉल्यूम पाने के लिए हमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करना होता है। तो ये एल पाने के लिए, स्लैंट हाइट पाने के लिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करना होता है। तो दीज आर 4 पैरामीटर्स रिलेटेड टू अ कोन, एंड इफ दीज आर 4 पैरामीटर्स रिलेटेड टू अ कोन, राइट नाउ इन दिस केस वी आर हैविंग 2 कोन्स, अ स्मॉलर कोन एंड द लार्जर कोन। यहां पे हमारे पास 2 कोन है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि स्मॉलर कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि सर स्मॉलर कोन तो ये है, कर्व सरफेस एरिया होगा पाई R2 L2। यदि मैं आपसे कहूं कि कर्व सरफेस एरिया लार्ज कोन का क्या होगा, तो आप कहोगे लार्ज कोन के लिए तो रेडियस R1 है और लार्ज कोन के लिए स्लैंट हाइट L1 है, तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं TSA पूछूं, तो TSA यदि मैं पूछता हूं स्मॉल कोन का, तो आप सिंपली पाई R2 L2 में यानी कर्व सरफेस एरिया में क्या ऐड कर दोगे, सिंपली आप ऐड कर दोगे पाई R2 स्क्वायर को। और यदि मैं TSA पूछता हूं, ये मैंने लार्ज स्मॉल कोन का पूछा, लार्ज कोन का पूछता हूं, तो आप क्या करोगे, लार्ज कोन के केस में पाई R1 L1 तो होगा ही, और साथ ही साथ नीचे वाला बेस, ये वाला बेस पाई R1 स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। वॉल्यूम यदि मैं पूछता हूं आपसे स्मॉल कोन का, तो कितना वॉल्यूम होगा स्मॉल कोन का बताएं। स्मॉल कोन का वॉल्यूम होगा पाई R2 स्क्वायर H2 और 1/3 करना पड़ेगा। ऐसे ही लार्ज कोन का यदि मैं आपसे वॉल्यूम पूछूं, ठीक है, वॉल्यूम लार्ज कोन के लिए आपसे पूछा जाए तो वो होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो 2 कोन है इनको हम निकाल सकते हैं। अब यदि हम डायरेक्ट फार्मूला निकालना चाहें, किसका डायरेक्ट फार्मूला, इस फ्रस्टम के लिए, तो हमें इन दोनों कोन पे काम करना होगा। हमें स्मॉल कोन और हमें लार्ज कोन पे, स्मॉल कोन और हमें लार्ज कोन पे काम करना होगा, ठीक है। ये हमें काम करने होंगे। ये पहला पैरामीटर है कर्व सरफेस एरिया स्मॉल कोन का, और दोनों स्मॉल कोन का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। फिर हमने क्या लिया, लार्ज कोन का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, वॉल्यूम लिया स्मॉल कोन का और लार्ज कोन का। तो हमें इन तीनों पैरामीटर्स को यदि डील करना है, किसके लिए, फ्रस्टम के लिए, तो क्या करना होगा सोचो आप। यदि मैं टोटल वॉल्यूम निकालना चाहूं फ्रस्टम का, तो मुझे लार्ज कोन के वॉल्यूम में से स्मॉल कोन का वॉल्यूम हटाना होगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहता हूं, तो मुझे लार्ज कोन के कर्व सरफेस एरिया में, मतलब इस कर्व सरफेस एरिया में स्मॉल कोन का कर्व सरफेस एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा। और इसी तरीके से यदि मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूं फ्रस्टम का, तो मुझे क्या करना होगा, लार्ज कोन के टोटल सरफेस एरिया में स्मॉल कोन का टोटल सरफेस एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है फ्रस्टम के लिए, हमें कोई नया काम नहीं करना, हमें कोन पर ही काम करना है। पर बार बार हम ये सब्ट्रैक्शन ना करें,
इससे अच्छा है कि हम क्या कर लें, हम एक डेरिवेशन बना लें, डिराइव कर लें इन तीनों चीजों को, रादर चारों चीजों को, एल को भी डिराइव करेंगे, तो इन चारों चीजों को हम डिराइव कर लें और फ्रस्टम के केस में जो रिजल्ट आए उसको हम रिकॉल कर लें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही करने वाले हैं, फ्रस्टम के ये 4 रिजल्ट्स को डिराइव करने वाले हैं, साथ ही साथ याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको याद करा देता हूं, बता देता हूं और उसके बाद 1 बाय 1 डिराइव करा देता हूं। ठीक है, तैयार हैं आप? तो इस फ्रस्टम के लिए प्यारे बच्चों एल क्या होता है, यानी इस फ्रस्टम का स्लैंट हाइट, एल ही तो निकला स्लैंट हाइट, इस एल की वैल्यू क्या होती है वो हम लोग पता करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में ये एल निकलेगा? ऑब्वियसली R1, R2 और H के रिस्पेक्ट में निकलेगा। ये 4 पैरामीटर ऐसे पैरामीटर हैं जो हमें पता होते हैं और इन 4 में भी हमें सिर्फ 3 पैरामीटर ही गिवन होते हैं, R1, R2 और H। एल हम R1, R2, H की मदद से निकाल सकते हैं। अभी मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, आप भी लिख लो, याद कर लो और फिर हम प्रूफ भी करेंगे। सबसे पहले हम एल का प्रूफ करेंगे। एल होता है स्लैंट हाइट किसका? फ्रस्टम का, और ये निकल के आता है, याद कर लो, h² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अभी मैं प्रूफ कराऊंगा, अभी सिर्फ आप लिखो और याद करो। दूसरा हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, पहला हम एल निकाल चुके हैं, दूसरा हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। किसका कर्व्ड सरफेस एरिया? फ्रस्टम का। तो चाहो तो आप सबस्क्रिप्ट एफ लगा लो। ये कर्व सरफेस एरिया कितना होता है ये लिखना होगा आपको, पाई। यहाँ पाई RL होता है, यहाँ 2 रेडियस आ गए, पाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड विद एल। ये एल फ्रस्टम का एल है जिसे आपको ऊपर निकालना पड़ेगा। ठीक, तीसरा हमें यहाँ पे मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। आप खुद समझदार हो चुके हो, अब आपको ये समझ में आ चुका है कि टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ बेस के एरिया हमें ऐड करना होता है। तो टोटल सरफेस एरिया पाने के लिए कर्व सरफेस एरिया आपने लिया और बेस यहाँ पे ऊपर वाला बेस है और नीचे वाला बेस है। नीचे वाला बेस पाई R1 स्क्वायर, एल नहीं होगा, और साथ ही साथ ऊपर वाला बेस पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि ये बेस सर्कुलर है। हाँ, रेडियस इनकी जरूर अलग है पर ये सर्कुलर है। तो ये टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम का आप पा सकते हो। चौथा पॉइंट है वॉल्यूम निकालना फ्रस्टम का, और फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या हो, कैसे निकालोगे ये तो समझ में आ गया। हम होल कोन के वॉल्यूम में स्मॉल कोन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन अभी याद कर ले और उसके बाद हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ये होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाइड विद R2। तो दीज आर 4 पैरामीटर्स दैट वी नीड टू रिकॉल फॉर आवर न्यू फिगर फ्रस्टम। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जो हमें फ्रस्टम के लिए रिकॉल करना है। लेकिन मैं सिर्फ रिकॉल नहीं, इनको प्रूफ भी करवाऊंगा 1 बाय 1। मैं इन चारों को आज की क्लास में प्रूफ करवा रहा हूं और इनसे रिलेटेड इल्यूस्ट्रेशंस और कुछ एग्जांपल्स जो कि 13.4 के होंगे हम कंसीडर करेंगे आज की क्लास में, और बहुत अच्छे से आप इसको सीख पाओगे। लेकिन थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए, याद भी करिए। एल क्या होता है? √H² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई टाइम्स R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड विद एल। TSA क्या होता है? CSA में दोनों बेस के सर्कुलर बेस के एरिया को ऐड कर देते हैं, यानी पाई टाइम्स R1 प्लस R2 इंटू एल में पाई R1 स्क्वायर नीचे के बेस के एरिया को और पाई R2 स्क्वायर ऊपर के बेस के एरिया को ऐड कर दिया जाता है। वॉल्यूम पाने के लिए 1/3 पाई H, और हमें साथ ही साथ R1 का स्क्वायर ऐड करना है, R2 का स्क्वायर ऐड करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट R1 R2 ऐड करना है। ठीक है, तो दीज आर 4 फार्मूलाज। अब हम प्रूफ करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हम स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम कंसीडर करते हैं। ये चारों में कंसीडर करने वाला हूं। स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम हम कंसीडर करेंगे। बिल्कुल बिगिनिंग से आप इसको लिख लें। लिखिए स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, हेडिंग डालें आप। सबसे पहला हम लोग स्लैंट हाइट प्रूफ कर रहे हैं, एल हम लोग निकाल रहे हैं। अभी प्रूफ तो हमने याद तो हमने कर लिया, पर उसको प्रूफ कर लें। तो स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, एक बार फिर से आप ये डायग्राम पूरा बनाओ, स्टार्टिंग से बना लो, एक बड़ा डायग्राम आप बना लो। तो इस तरीके से आपके पास एक लार्ज कोन है और इस लार्ज कोन को आपने कट किया है, यहां से कट किया है, और कट करने पर आपने ऊपर के पोर्शन को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। तो ये आपको एक क्या मिल चुका है? कोन मिल चुका है। इसका नाम दे देते हैं A, B, C, ये D और ये E।
ये आपको ऊपर का कोण एक मिल गया, उसके रिस्पेक्ट में आपके पास दो राइट एंगल मिल गए, ट्राइंगल मिल गए, एक एडी ट्राइंगल मिल गया और एक एबीसी ट्राइंगल मिल गया। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं, जहां पर हम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, और आपने सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को 6th चैप्टर में पढ़ा है और मैंने पहले भी बताया है आपको। ठीक है, आपको मैंने पिछली क्लासेस में भी इंडिकेट किया है कि सिमिलर ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल कहे जाते हैं, तो उसको मैं एक बार और आप समझा दूंगा। तो आज हमें स्लैंट हाइट बतानी है, यानी हमें ये हाइट बतानी है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूं। मुझे इस फ्रस्टम के केस में काम करना है और इस फ्रस्टम के लिए मुझे स्लैंट हाइट बतानी है और इस फ्रस्टम की स्लैंट हाइट आपको अब तक समझ में आ गई होगी। इस पर्टिकुलर यहां इस साइड इंडिकेट कर सकता हूं मैं। ठीक है, इधर ही कर देता हूं। तो ये जो हाइट है L, ये फ्रस्टम की हाइट है। ठीक है, ये टोटल जो आपकी स्लैंट हाइट है इसे मैं L1 नाम दे देता हूं यहां तक। ठीक है, इसी तरीके से ये जो आपकी हाइट है स्लैंट फॉर्म में, उसे मैं नाम दे देता हूं स्लैंट हाइट L2। ठीक, तो ये L चाहो आप तो इस L के लिए आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला। क्या बोल सकते हो इस L को? टोटल तो L1 है और ये इतना L2 है, तो L1 में L2 सब्ट्रैक्ट करके भी मैं L निकाल सकता हूं, ऐसा आप बोल सकते हो। यानी L पाने के लिए आप क्या कर सकते हो? L पाने के लिए आप L1 माइनस L2 कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से हाइट की बात करें तो इतनी हाइट को मैं H2 नाम दे रहा हूं। कहां तक को? यहां तक को, यानी आपकी स्मॉलर कोन की हाइट को। टोटल हाइट को अपन H1 नाम दे देते हैं, यानी पूरे आप कह सकते हो कि लार्ज कोन की हाइट को हमने H1 नाम दे दिया है, यहां तक की हाइट को। और इस पर्टिकुलर फ्रस्टम की हाइट को हमें H नाम देना होगा और इस H को हम निकाल सकते हैं। टोटल H1 में H2 हटा दिया जाए तो ये H आ जाएगा। अभी मैंने समझाया था इसीलिए, ताकि आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें पूरा काम इस फ्रस्टम पे करना है। इसे मैं हैच भी कर देता हूं, आपको ये साफ साफ दिखे, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं आज की क्लास में, स्लैंट हाइट निकाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप इस पर्टिकुलर हैच्ड फिगर के लिए यानी फ्रस्टम के लिए कर रहे हैं। अब फ्रस्टम का कुछ भी पाओ, कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहो, वॉल्यूम निकालना चाहो, टीएसए निकालना चाहो, तो करना क्या है? टोटल कोन में से स्मॉल कोन का वो पोर्शन हटाना है। हाँ, एल निकालने के लिए हालांकि हमें एक बेसिक लॉजिक लगाना है। ई से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ई से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर बीसी को किसी पॉइंट पे टच करेगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज एफ। तो इसके लिए हमने क्या किया? ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू BC, ये स्टेप हमने लगाया। और जैसे ही हमने ये स्टेप लगाया, हम कह सकते हैं कि BF इज अ लेंथ इक्वल टू DE एंड इस BC लेंथ को हमने R1 बोला है और इस DE लेंथ को हमने R2 बोला है। ये बात भी मैं आपको बता दूं। तो यदि BF DE के इक्वल हो गया, यानी ये दोनों R2 के इक्वल हो गए और BC हमारा R1 के इक्वल है, यानी FC हमारा किसके इक्वल होगा? BC माइनस BF। BC हमारा R1 हो गया और BF हमारे पास R2 के इक्वल हमें पता चल गया है। तो FC हमें मिल गया R1 माइनस R2। ये लेंथ हमें मिल गई R1 माइनस R2 और ये लेंथ EF कितना पता है? EF हमें पता है DB के इक्वल या BD के इक्वल। ठीक है, और ये BD हमने निकाला है, माना है H के इक्वल। और H हमें पता होगा, क्वेश्चन में हमें हाइट पता होगी। हमें एक्चुअल में मैंने बोला भी था कि हम किन टर्म्स में निकालेंगे L को? हाइट H और R1 R2 के टर्म में निकालेंगे। अब हमें सिंपली क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल EFC राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यदि आप लगाते हो और आपको EC निकालना हो तो EC होगा अंडर रूट किसका अंडर रूट? अंडर रूट EF का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर। और EC का मतलब L है, तो L आ गया। EF का मतलब मैं डायरेक्ट H लिख देता हूं। EF मैंने ये H यूज किया है और साथ ही साथ FC का मतलब प्यारे बच्चों R1 माइनस R2 है, तो R1 माइनस R2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका L यानी स्लैंट हाइट पहला पैरामीटर मैंने प्रूफ कर दिया। L मैंने निकालना आपको सिखा दिया।
एल मतलब ये आपका ईसी टोटल मैंने निकाल दिया है, जिसे आप स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम बोलते हो। और ये स्लैंट हाइट फ्रस्टम का क्या निकला है प्यारे बच्चों, ये निकला है √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सिंपली हमने EFC ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, EFC राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। हमने बोला कि EC हाइपोटेन्यूज होना चाहिए क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट है, और इसीलिए हाइपोटेन्यूज EC का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए EF के स्क्वायर और FC के स्क्वायर के इक्वल। और यदि हम सिर्फ AC निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा √EF² प्लस FC² जो मैंने किया है। और EF की वैल्यू हमें रख देनी है BD या DB के इक्वल, जो कि H पता है, ये H पता है, और हमें FC कितना पता है, अभी हमने निकाला R1 माइनस R2 पता है। और इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल गया L इज इक्वल टू √h² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला यू डिराइव्ड। तो ये पहला फार्मूला आपने डिराइव कर लिया। क्या डिराइव किया, L इज इक्वल टू √h1 माइनस h2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, ये फर्स्ट फार्मूला आपने डिराइव कर लिया। क्या डिराइव किया, तो ये फर्स्ट फार्मूला आपने डिराइव कर लिया। क्या डिराइव किया, L इज इक्वल टू √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। दिस इज द स्लैंट हाइट। ये पहला फार्मूला है जिसे आप स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम बोलेंगे। अब हम सेकंड फार्मूला में चलते हैं और हम कर्व्ड सरफेस एरिया को डिराइव करते हैं सिमिलरली। तो लिखिए, हेडिंग लिखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, किस चीज का कर्व्ड सरफेस एरिया, आप चाहें तो लिख लें कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA जिसे बोलते हैं, किस चीज का, फ्रस्टम का। हम इसे एब्रीविएट करेंगे CSAF, ठीक है। और यदि ये CSAF आपको चाहिए तो करना क्या होगा, सीधी सी बात है, हमें पूरे होलिस्टिक कोन यानी लार्ज कोन के कर्व सरफेस एरिया में से इस स्मॉल कोन के कर्व सरफेस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब हमें याद आना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, तो ऑब्वियसली पाई RL होता है कोन का। तो लार्ज कोन के लिए ये होगा पाई R1 L1, क्योंकि लार्ज कोन के लिए रेडियस R1 है, स्लैंट हाइट L1 है। इसी तरीके से यदि आपको स्मॉल कोन चाहिए, ठीक है, यहां पे स्मॉल कोन लिखा है मैंने, SC लिखी है, तो स्मॉल कोन के केस में क्या होगा, L2 स्लैंट हाइट होगी, R2 रेडियस होगा, तो ये आ जाएगा पाई R2 और मल्टीप्लाइड विद L2। अब CSA आपको फ्रस्टम लेते वक्त पाई कॉमन मिल सकता है, और यदि मैं आपसे कहूं R1 L1 भी कॉमन ले लो, सपोज यदि ऐसा बोला जाए, तो यदि पाई डायरेक्ट कॉमन आ रहा है तब तो आप उसको बाहर कर ही दोगे। यदि R1 L1 भी कॉमन ले लिया तो यहां तो 1 बचेगा, ठीक है, समझ लो थोड़ा अच्छे से। यहां पे कभी भी ये क्वेश्चंस करना है आपको, कई बार प्रूफ एग्जाम में पूछा भी जाता है, कर्व सरफेस एरिया प्रूफ करो या वॉल्यूम प्रूफ करो, तो यही अप्रोच आपको लगाना है। तो यदि आपने पूरा कॉमन ले लिया ये, तो आपके पास यहां तो पाई एग्जैक्टली कॉमन आ रहा है, वो मिल गया। R1 L1 आपको यहां नहीं मिल रहा कॉमन, तो ऐसे केस में आपको R1 L1 डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करके तो आपने बाहर ले लिया, डिवाइड वाला बच जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, R2 L2 डिवाइड बाय R1 L1। तो कुछ ऐसा आपको केस मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि यहां पे R2 R1 L2 बाय L1, इसके लिए कुछ हमें मिलने वाला है, अभी बता देता हूं कैसे क्या मिलने वाला है, वो मैं इंडिकेट कर देता हूं। देखिए, ध्यान से देखिए, अब मैं क्या समझाने वाला हूं। यहां पे आपको मैं ये बताने वाला हूं कि ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेशन देता हूं। कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर माने जाते हैं यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल हो जाए तो तीसरा 100% इक्वल होगा और वो सिमिलर माने जाएंगे। या फिर किसी दो ट्राइंगल के पास करस्पॉन्डिंग दो साइड का रेशियो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग दो साइड का रेशियो इक्वल हो जाए और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाए, तो भी वो क्या माने जाएंगे, सिमिलर। या फिर किन्हीं दो ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाए, ठीक है। रेशियो इक्वल होना साइड का मतलब, यहां पे बात करें तो AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC इज इक्वल टू DE बाय BC, ठीक है। तीनों एंगल इक्वल होना मतलब एंगल A की इक्वल तो होगा ही, एंगल D एंगल B की इक्वल होना और एंगल E एंगल C की इक्वल होना। यहां पे यदि दो एंगल भी हम इक्वल कर पा रहे हैं
तो भी हम डबल ए क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में डबल ए क्राइटेरिया भी होता है सिमिलैरिटी का, ट्रिपल ए भी होता है, यानी डबल ए ही ट्रिपल ए कहलाता है। तो यहाँ पे डबल ए से हम इसको क्या बोल देंगे, सिमिलर बोल देंगे, क्योंकि हम लोग एक एंगल ए को कॉमन बोल देंगे और एंगल 90 डिग्री यहाँ पे दूसरा आपको मिल जाएगा, और तीसरा भी आप इक्वल ही बोलोगे पर उसकी जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे डबल ए क्राइटेरिया से इसको हमने सिमिलर बोल दिया। बाकी 6th चैप्टर में आपको डिटेल से ये टॉपिक पढ़ना है सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के बारे में, और इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको करना है, हो सकता है आपने कर लिया हो। तो इस तरीके से हमने डबल ए क्राइटेरिया की बात कर ली। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, अब यहां पे हम लोग इस पर्टिकुलर अप्रोच का यूज करते हैं कि जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो सिमिलर हो जाता है, या करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है तो सिमिलर हो जाता है, या वाइस वर्सा। यदि सिमिलर हो गया तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, सिमिलर हो गया तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। यानी यदि ये सिमिलर हो गया है तो आप कह सकते हो कि AD बाय AB इज इक्वल टू होने वाला है AE बाय AC इज इक्वल टू होने वाला है DE बाय BC। अब इनकी वैल्यू यदि मैं रिस्पेक्टिवली रखूं तो AD का मतलब H2 है, AB का मतलब H1 है, AE का मतलब प्यारे बच्चों L2 है, और AC का मतलब L1 है, और इसी तरीके से DE का मतलब R2 है, और BC का मतलब R1 है। अब जिसको जहां पे जो नीड होगी वो यहां से यूज किया जा सकता है, जिसे आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। तो whenever we require any substitution from this particular equation first, we can do that, we can substitute that। यहाँ पे अभी हमें नीड है या तो हम R2 बाय R1 की जगह कुछ रख दें, या L2 बाय L1 की जगह हमें कुछ रखना होगा, क्योंकि हमें आंसर CSA का किस फॉर्म में चाहिए। आप याद करो, मैंने प्रूफ तो हालांकि कराया, प्रूफ तो मैंने अभी कराना शुरू किया है, पर फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ पे आंसर भी किस फॉर्म में आएगा ये भी ऑब्वियस है, क्योंकि हमें R1 R2 और H दिया होगा, जिससे हम L निकाल देंगे। तो यहां भी हमारा फॉर्मूला पाई R1 प्लस R2 इंटू L होता है, आपको याद होगा। तो R1 R2 ये सब हमें चाहिए, L भी चाहिए, लेकिन हमें L2 L1 नहीं चाहिए, सिर्फ L चाहिए, ये याद रखना। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। पहले तो इसको मैं समझाते चलता हूं। पाई R1 L1 हमने लिया, 1 माइनस R2 बाय R1 आप रहने दो, ठीक है, और L2 बाय L1 को आप R2 बाय R1 रख दो, L2 बाय L1 को आप R2 बाय R1 रख दो। यहां पे आप इस चीज का मदद ले लो, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप क्या कर दो, L2 बाय L1 को R2 बाय R1 रख दो। अच्छे से देखते चलो बच्चों। अब ये हो गया CSAF पाई R1 L1। यहां से आपको क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए और आराम से समझ लीजिए। आपको मिलने वाला है 1 माइनस R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल सिस्टमैटिक समझते चलो। CSAF निकालोगे, पाई R1 L1 होगा। अब हमें R1 स्क्वायर एलसीएम लेना है, तो ये नीचे 1 है, 1 है तो डिवाइड करोगे R1 स्क्वायर आएगा, जिसका इंटू हो जाएगा 1 में, माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है जल्दी से बता दें, तो CSAF आ जाएगा पाई R1 L1, और A प्लस B इंटू A माइनस B होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और डिवाइड बाय R1 स्क्वायर तो आपके पास है ही, और इस डिवाइड बाय R1 स्क्वायर में से एक R1 इस R1 से मैंने काट भी दिया। अब मेरे पास जो है वो मैं इधर लिख देता हूं। मेरे पास है CSAF यानी फर्स्ट टर्म कितना है, पाई, फिर है मेरे पास R1 प्लस R2, फिर है मेरे पास L1, फिर है मेरे पास R1 माइनस R2, फिर है मेरे पास डिवाइड में R1। अब इसे मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनना, पाई R1 प्लस R2 इंटू L1, और इसे मैं लिखने वाला हूं R1 बाय R1 माइनस R2 बाय R1। ऐसा लिख सकता हूं मैं। ध्यान से देखो, R1 बाय R1 1 हो जाएगा, और R2 बाय R1 आपको मिल गया। अब R2 बाय R1 को आप लिख सकते हो L2 बाय L1, तो आपका आंसर आ चुका है। ध्यान से देखना, पाई R1 प्लस R2 L1, और ये हो गया कितना हो गया, L2 बाय L1। अब बस आप L1 को अंदर भेज दो, आपका आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों। यदि आपने L1 को अंदर भेज दिया तो L1 1 के साथ यहां आ जाएगा, या L1 यहां आएगा जब मल्टीप्लीकेशन में, तो नीचे वाले से कट जाएगा, तो L1 माइनस L2 बचा। अब ध्यान से सुनना, यहां पे मैं आपका CSA फ्रस्टम बता देता हूं, आपका प्रूफ हो चुका है। पाई R1 प्लस R2 तो आ ही गया,
क्या आ गया, पाई R1 प्लस R2 तो आ ही गया। और इस L1 माइनस L2 को मैंने पहले भी इंडिकेट किया था, ये L1 माइनस L2 आपका L है, क्योंकि टोटल स्लैंट हाइट में आपने स्मॉल सर्कल कोन के स्लैंट हाइट को सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये L है। तो ये आपका प्रूफ हो गया CSA फ्रस्टम। क्या प्रूफ हो गया, पाई टाइम्स R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड विद L। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम दैट यू हैव डिराइव्ड और कैलकुलेटेड। ये आपने इस तरीके से डिराइव किया है। अच्छे से देख लें, डेरिवेशन में इस लॉजिक का भी यूज हुआ है, इन दोनों ट्राइंगल्स के सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है। तो बहुत अच्छा प्रूफ हुआ। अब हम तीसरा प्रूफ करने वाले हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो तैयार हो जाइए, तीसरा हम लोग डिराइव करेंगे और यहां पे लिख देंगे TSA ऑफ फ्रस्टम। क्या होता है TSA ऑफ फ्रस्टम, हम लोग देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, TSA ऑफ फ्रस्टम यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कोई नया काम नहीं है, रादर ये हमें पाना है तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम में बेस एरिया को ऐड कर देना होगा। यानी यदि TSA फ्रस्टम चाहिए, यदि आपको टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम चाहिए यानी TSA चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम में बेस एरियाज को ऐड करना होगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया अभी प्रूफ किया हमने, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। बेस में नीचे के बेस एरिया को आप ऐड करिए यानी पाई R1 स्क्वायर, और ऊपर के बेस एरिया को यानी आप इस रेडियस को कंसीडर करेंगे तो पाई R2 स्क्वायर। यहां आप लिख दें पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, अब हम तीसरा कैलकुलेशन कर चुके हैं। चौथा प्रूफ हमें करना है वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। अब इस फ्रस्टम के वॉल्यूम को पाने के लिए क्या करना चाहिए ये बताएं आप। टोटल कोन यानी लार्ज कोन के वॉल्यूम में से आपको स्मॉल कोन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो लार्ज कोन का वॉल्यूम यानी लार्ज जो पूरा बड़ा कोन है उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। और स्मॉल कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों, जैसा हमने पिछले केस में किया था, 1/3 पाई तो बाहर लेंगे ही, ये भी हम कॉमन ले लेंगे यानी R1 स्क्वायर H1 भी कॉमन लेंगे, तो यहां पूरा का पूरा 1 बचेगा। 1/3 पाई तो एग्जैक्टली बाहर आ गया, लेकिन R2 स्क्वायर H2 तो यहां पे आएगा ही। R1 स्क्वायर H1 ना होने के कारण उस R1 स्क्वायर H1 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कॉमन ले पाएंगे, इसलिए ये वाला पोर्शन आपको नीचे दिख जाएगा। अब ये आपका क्या हो गया, R2 स्क्वायर डिवाइड बाय R1 स्क्वायर, H2 बाय H1 आप अलग लिख दें। और ये वाला पोर्शन भी हमें इस केस में करना पड़ेगा, यानी हमें इन दोनों ट्राइंगल की सिमिलैरिटी का यूज करना पड़ेगा, डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ बोलना पड़ेगा, इसलिए करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल बोलना पड़ेगा, इसलिए H2 बाय H1 L2 बाय L1 और R2 बाय R1 को इक्वल बोलना पड़ेगा। अब की कंडीशन में हम H2 बाय H1 की जगह R2 बाय R1 रख सकते हैं, तो चलो रख दो। यहां से पता चल गया 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और R2 स्क्वायर डिवाइड बाय R1 स्क्वायर, और इस पोर्शन की जगह हम रख देंगे R2 बाय R1। तो ये आपका मिल चुका है, आपका आ चुका है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और 1 माइनस R2 स्क्वायर में R2 का इंटू R2 क्यूब डिवाइड बाय R1 क्यूब। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और R1 क्यूब आपका एलसीएम। तो यहां बचा R1, 1 बाहर, 1 आप नीचे डिवाइड में कर लो। अब 1 का डिवाइड करोगे R1 क्यूब आएगा, वही R1 क्यूब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस R2 क्यूब। अब क्या आपको याद है कि a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, तो आपको याद आना चाहिए कि a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला आपको रिकॉल होना चाहिए। ठीक है, तो रिकॉल होगा, शायद याद भी आ गया होगा। तो ये बचेगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और ये R1 क्यूब नीचे आप लिख सकते हो। तो इस R1 क्यूब को जब R1 स्क्वायर से कट करोगे तो बस एक R1 बचेगा। ठीक है, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, जैसा कि मैंने आपको यहां पे लिख के बताया है। तो
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 ये आपको यहां मिलेगा। अब जो वॉल्यूम है वो देखते हैं। यहां पे अब आपके पास है 1/3 पाई, ये है H1 और R1 वाला जो पार्ट है वो अंदर भेजा जा सकता है। तो ये आपका आ गया R1। यदि आप R1 को अंदर भेजेंगे तो यहां पे इसके साथ आप भेजो, ध्यान से देखो मैं यहीं पे कर रहा हूं। यदि इस R1 को डिवाइड में भेजेंगे ये हो जाएगा R1/R1, ठीक है, और ये हो जाएगा R2/R1 और R2/R1 की वैल्यू मैं अभी देख के रख देता हूं और आगे जो लिखा हुआ है एज इट इज लिख दो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। अब यहां पे वॉल्यूम आगे करते हैं 1/3 पाई H1। देखें इस पोर्शन को मैं कुछ रखना चाहूंगा, देखते हैं क्या रख सकते हैं। R2/R1 को H2/H1 रख सकते हैं, चलिए रख दो आप मेरे साथ। और यहां है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अब इस H1 को आप अंदर भेज दो, इस पोर्शन को डील करो। H1 को अंदर भेजोगे तो आपको मिलेगा H1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, यहां H1 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो नीचे का H1 और ऊपर का H1 कट गया, सिर्फ H2 बचेगा। और अब आप सिर्फ रखना है, आपको बस क्या रखना है, ये H1 माइनस H2 की वैल्यू बता दो मुझे कितनी है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू है H1 में H2 हटा रहे हैं तो सिर्फ H मिल रहा है, यानी स्लैंट टोटल हाइट मिल रही है फ्रस्टम की, इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। और इस तरीके से आपने ये प्रूफ कर दिया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या निकल के आ गया, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। इसे भी आप सही सलामत फोर्थ पॉइंट बना के लिख लो, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अब इन फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं और रिस्पेक्टिवली हम लगातार इनका यूज करेंगे, इसलिए इनको आप आज की क्लास में इरेज मत करो, मतलब मैं ना करूं, मैं नहीं करूंगा, आप भी एक जगह रख लो और इनको याद कर डालो। बार बार मैं लिखने का सजेशन इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि आप बार बार लिखोगे तभी याद होगा। अब हम लोग 13.4 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इसको 2 मिनट रिकॉल करो, समझो, फिर हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। 13.4 से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। एग्जाम्पल 12, ये सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। पहले हम इनको समझते हैं, करते हैं और कल फिर हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 12 पढ़िए। आपसे बोला गया है रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ फ्रस्टम, यानी यदि इस फ्रस्टम को मैं कंसीडर करूं तो इसके एंड रेडियाई बता दिए गए हैं। यानी यदि आप ऊपर वाले पोर्शन को इरेज कर दो और इस H1 वगैरह को हटा दो, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 रेडियाई के फॉर्म में क्या होगा, एक तो R2 होगा और एक रेडियाई के फॉर्म में आपके पास ये R1 होगा। तो आपको ये R1 बता दिया गया है और ये R2 बता दिया गया है। R2 कितना बताया गया है, 7 सेंटीमीटर, और R1 बता दिया गया है 28 सेंटीमीटर। ये 2 चीजें आपको बता दी गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दिया गया है फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया, पाई की वैल्यू बता दी गई है। हाइट ऑफ कोन कोन ऑफ द फ्रस्टम, द रेडियाई ऑफ एंड ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 45 सेंटीमीटर हाई आर। 45 सेंटीमीटर हाइट बता दी गई है, 45 सेंटीमीटर हाइट बता दी गई है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बेसिक था, सिर्फ कैलकुलेशन, और सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं हम इस क्वेश्चन से, या फिर एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि आपको ये 4 फार्मूला याद है कि नहीं। तो आपको क्या क्या दिया है, हाइट 45 सेंटीमीटर दिया है, रेडियाई 7 और 28 दी है, और इसके अलावा आपसे सब कुछ पूछा है। क्या क्या पूछा है मैं बता दूं, ये तीनों फैक्टर्स पूछे गए हैं, CSA, TSA, वॉल्यूम। याद रखो CSA, TSA, वॉल्यूम की जब बात हम करते हैं तो बिना L के हम CSA, TSA नहीं निकाल सकते। इसलिए पहला काम तो होगा कि आप L निकालो, और L का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, H स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर यानी 28 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √45 स्क्वायर प्लस ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो L मेरे पास आ गया 5 5 25, 4 5 20। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, 45 स्क्वायर यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करिए जिसके यूनिट प्लेस में 5 हो, तो पहले तो 5 का स्क्वायर लिख दें और फिर बाकी के डिजिट्स को 1 से इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर दें। आपको याद आ रही होगी ये ट्रिक। 21 का स्क्वायर 441 होता है, ये आपका आ रहा है 5 और 1 6, 4 और 2 6,
ठीक है, 5 और 1 6, 4 और 2 6, और ये 4 और ये 2। चलिए करते हैं इसको 2 4 6 6 को सॉल्व। तो यहाँ पे आप कर लो, कैसे करोगे, 2 2 डिजिट लिया और 4 4 जा 16, 8 आ गया, ये 4 4 8, ये पूरा 8 6 6 आ गया। अब कितनी बार जाएगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। 8 0 1 आएगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स लेके जाओ, और ये आ जाएगा 5, ये 6, ये 9 9 18 और ये 98। पॉइंट लगाओ, ये 00 लग जाएगा। और अब कितनी बार जाएगा देखें, 98 9 8 7 भी लेके चलते हैं, ये 69 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, 6 टाइम्स लेके जाओ तो लगभग यही आपका एल आ जाएगा, 49.6 यूनिट है सेंटीमीटर। और यदि आपको आगे करना है तो फिर इसे सॉल्व करना होगा। 6 6 जा 36, 6 8 जा 48 और 3 51, और 6 9 जा 54 और 5 59। ठीक है, 10 में 6 4, 10 में 2 8, और 15 में ये 10 कहलाएगा, 5 हो जाएगा ना, और ये 6 में 6 0, 584 आ रहा है। 6 ऐड करोगे, 6 और 6 12, और ये 9 और ये 9 992 आ रहा है। फिर 00 यहां आ जाएंगे, और इस बार आप चेक करो कितनी बार जा रहा है, 5 टाइम से जाएगा। ठीक है, क्योंकि 45 ठीक है, यदि 6 टाइम लेके जाओगे देखो क्या हो रहा है, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको 5 9 हो जाएगा, हमें 5 8 ही चाहिए, तो 5 टाइम्स मैं इसको 2 डिजिट में छोड़ना चाहूं तो 49.65 आ रहा है। अब ये वाला कैलकुलेशन आपको याद आना चाहिए जो 8th क्लास में आपने किया था, क्योंकि इस चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज है हमारी 13.4, एक मिसलेनियस भी है हालांकि। तो इस एक्सरसाइज में हमें कुछ काम लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालने का करना पड़ेगा, जैसे यहां करना पड़ा। तो ये आप रिकॉल कर लें, वैसे तो मैंने समझा ही दिया है। यदि बहुत ज्यादा वीक हो इस पोर्शन में तो थोड़ा सा आप अपने से भी काम कर लो, और कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ये एल निकल गया पहला पोर्शन, मतलब पहले पोर्शन की बात आप कर सकते हो यहां से देखो तो। अब हमें दूसरा CSA निकालना है, इसे चलो फर्स्ट बोल देता हूं मैं। क्वेश्चन में वैसे 3 को पार्ट ही है, CSA TSA VF, मैं चारों निकाल देता हूं। CSA की बात करते हैं। CSA हमें चाहिए इस फ्रस्टम का। पाई की वैल्यू 22/7 लेने को बोला है, तो पाई 22/7 रख दो। R1 आपके पास 28 है, R2 आपके पास 7 है, R1 प्लस R2। L आपने निकाल लिया 49.65, ये 22/7 आएगा, ये ऐड करो 35 आएगा, और ये 49.65 आएगा। 7 5 जा 35, और ये 5 2 जा 10, 5110 आ जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो चलो करो मेरे साथ, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, और 5 71, और 11 9 जा 99, 99 और 7 106, और 10 आ गया। ठीक है, 44 और 10 54, और 1 0 तो बढ़ाना ही है, ये वाला 2 डिजिट पे लगेगा। ये किस यूनिट में आना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम TSA निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो TSA में क्या करना है, CSA में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, एक तो ऐड करना है पाई R1 स्क्वायर, और एक ऐड करना है पाई R2 स्क्वायर। इतना ऐड कर देना है, चलो कर देते हैं। CSA तो हमें साफ साफ पता है 5461.5। इसमें से प्यारे बच्चों 22/7 बाहर, और मत लो या तो बाहर, ये क्या हो जाएगा 28 इंटू 28 कर लो, 7 4 जा 28, और 88, ये फिर ऐसा हो जाएगा 22 इंटू 28 इंटू 4 कर लो, और यहां से भी एक 7 कट करके 22 इंटू 7 कर लो। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं 22 कॉमन ले लूंगा। अब यहां से एक काम करें, आप 22 कॉमन ले लें, 112 में प्लस 7 और करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 5461.5 प्लस 22 इंटू 11
9, तो 119 इंटू 22 करो, 2 9 18, 2 1 2 और 1 3, 2 3 8 और 8 कर लो, 8 11 6, 2 6 1 8 आपको ऐड करना होगा। 5 4 6 1.5 प्लस 2 6 1 8 कितना आएगा देख लेते हैं। 0.5 तो आप कर ही लें। 8 और 1 9, 6 और 1 7, 6 और 4 10, 5 और 2 7 और 1 8, 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया इस पर्टिकुलर फ्रस्टम का। अब इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला रिकॉल करो आप। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, और h हमें 45 दिया है, और r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस r1 r2 यानी 28 इंटू 7। अब यहां मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। 3 से ये कट रहा है 15 टाइम्स, तो ये हो रहा है 22/7 इंटू 15। अब हम यहां पे करते चलते हैं। 28 का स्क्वायर आप सॉल्व कर लो जल्दी से। 28 का स्क्वायर 28 इंटू 28, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22, और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 5, 4 8 7, 7 84 आ गया, 49 आ गया, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 और 5 196। तो 22/7 इंटू 15, ये सब इरेज कर देते हैं नीचे का। ये आपको 6 और 9 15 और 4 19, और यहां से 9 और कैरी था 10 कर लो, और ये 4 14 हो गया ना, 14 और ये 8 22, और 7 और 1 8 और 2 10, 1029 हो गया। अब ये 7 से पूरा कट रहा है। 7 1 जा 7, 32 आया, 7 4 जा 28, कितना बचा 4 बचा, 49, 7 7 जा 49, तो ये बचा मेरे पास 15 2 जा 30, और 15 2 जा 30 और 3 330 और 147। तो 147 को 3 3 से इंटू कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 2 14, और 3 1 जा 3 और 4 441 यहां भी आया, 4851, तो ये आ गया 4851, और एक जीरो तो है ही, और ये यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। तो पूरा गेम प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने ये चारों केसेस यहाँ पे डील कर दिए। पूरा गेम इस क्वेश्चन में किस चीज का है, कैलकुलेशन का और फॉर्मूला रिकॉल का। यदि फॉर्मूला आपको याद आएंगे तभी याद आएंगे जब अच्छी प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूला बार बार आप देखोगे। तो यदि आपको फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशन सही है, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। एग्जाम्पल 13 करते हैं प्यारे बच्चों, आप पढ़िए। आप सॉल्व एग्जाम्पल है लेकिन आपको करना मस्ट है। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आप लीव ना करें। तो 13th क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोला गया है हनुमप्पा एंड हिज वाइफ गंगम्मा, ठीक है, नाम थोड़ा साउथ टाइप के हैं। हनुमप्पा एंड गंगम्मा आर बिजी मेकिंग जैगरी आउट ऑफ शुगर केन जूस। शुगर केन जूस से ये जैगरी बना रहे हैं। दे हैव प्रोसेस्ड द शुगर केन जूस टू मेक द मोलेसेस which is poured into molds in the shape of a frustum of a cone having the diameter of its two circular faces as 30 and 35 and vertical height of mold is 14। ठीक है, अल्टीमेटली यदि ध्यान से हम देखें तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 35, ये 2 रेडियस लेना है रिस्पेक्टिवली R1 R2, और यहाँ पे हाइट लेना है 14 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। इस पर्टिकुलर शेप में क्या कर रहे हैं हम, प्रोसेस कर रहे हैं मोलेसेस को। इस फ्रस्टम के शेप में हम उसको क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। ये दोनों डायमीटर है 30 और 35, तो यहां पे 30 है 35 है, तो 35/2 रेडियस हो जाएगा, और ये 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। ठीक है, आराम से पढ़ते चलें, सुनते चलें, बुक भी आपके पास होनी चाहिए। इफ ईच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलेसेस, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब मोलेसेस जो इसमें प्लेस किया गया है, उस मोलेसेस का
वेट है 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम के इक्विवेलेंट है 1 सेंटीमीटर क्यूब मोलेसेस। हमें पता करना है मास कितना होगा टोटल। सबसे पहले कैसे मास पता करें? ऑब्वियसली हम टोटल वॉल्यूम निकाल लें, और उस वॉल्यूम की बात, जब वॉल्यूम निकल जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें सिंपली 1.2 का इंटू कर देना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट ही 1.2 ग्राम है। तो वॉल्यूम क्या होता है सिस्टम का, आपके पास ये अभी लिखा हुआ है, मैंने इरेज नहीं किया है, 1/3। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या लेने को बोला है, 22/7 बोला है। एच क्या है, 14 है। R1 स्क्वायर यानी 35/2 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस R1 R2 यानी 35/2 इंटू 15। तो ये काम आपको करना है। 7 2 जा 14, ये आ गया 44/3 इंटू, यहां से क्या करना होगा, 35 का स्क्वायर आएगा 25 और 12 2 5, और यहां से आपको मिलेगा डिवाइड बाय 4, यहां मिलेगा 2 2 5/1 कर लो, यहां मिलेगा 15 5 जा 75 और 15 3 जा 45 और 7 52। एक बार और चेक कर लो भी, 15 5 जा 75, 5 कैरी 7 है, 15 3 जा 45 और 7 52। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 44/3 है, यहां आपको एलसीएम 4 मिलेगा, तो ये 12 2 5 आ गया एग्जैक्टली। 1 4 जा 4, ये आएगा 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 से कर रहे हैं ना, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 2 जा 8 और 1 9। यहां 2 2 जा 4, 2 से इंटू करोगे, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 5 जा 10। ठीक, क्लियर कर लो भाई अच्छे से। ठीक है, समझ गए होगे, इजी है। यहां से 4 11 टाइम्स हो जाएगा, ये 11/3 बचा, और यहां क्या बचा, 0 0 5 5 0 और 2 7 0 9 और ये 2 11 1 और ये 1 2 और 1 3। ये कट करके देखो, कट हो रहा है क्या, 3 1 जा 3 और फिर 0 आएगा, 3 5 जा 15। नहीं कट रहा है, पॉइंट में आंसर हमें छोड़ना पड़ेगा। ये किस फॉर्म में आया है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है। हमसे पूछा क्या है, हमसे मास पूछा है, तो मास इसका आ जाएगा 11/3 इंटू 3175 इंटू 1.2 ग्राम में आ जाएगा। ये इसको मैं कट करता हूं, 3 4 जा 12, 0.4 होगा ये, 3175 इंटू 44, 4.4 ग्राम में आएगा ये। मैं इंटू कर देता हूं, 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28 और 2 30 और 4 1 जा 4 और 3 7 और 4 3 जा 12 12 7 0 0 0 0 7 9 3 1 3 9 7 0 0। पॉइंट यहां लग जाएगा, तो ये ग्राम में आ गया। किलोग्राम में बदलना है, जीरो भी है, किलोग्राम में बदलना है तो क्या करना होगा, 1000 का इंटू करना होगा, डिवाइड करना होगा, सॉरी। तो ये आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 13.97 केजी टोटल मोलेसेस इसने बनाया। ठीक है, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, हम लोग अप्रॉक्स में कह सकते हैं 14 केजी लगभग इसने बनाया। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें आप पहले तो वॉल्यूम निकालो, फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट यदि 1.2 ग्राम है, मास 1.2 ग्राम है, तो टोटल मास यानी कितने केजी आपने मोलेसेस बनाया ये भी आप पता कर सकते हो। तो 13.4 से रिलेटेड एग्जाम्पल 14th कर रहे हैं हम, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। एन ओपन मेटल बकेट इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम के शेप में एक बकेट है, एग्जैक्टली इसी टाइप का बकेट है। इस बकेट को आपने ऐसा डील किया, चलो इसे मैं R1 बोलूंगा, इसे मैं R2 बोलूंगा, और ये रेडियाई आपको रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं, पढ़ लेते हैं हम। एन ओपन मेटल बकेट, ओपन होने का मतलब ये है कि ये भी तो क्लोज है और ये ओपन है ऊपर, ऊपर मतलब कोई सरफेस आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर, ये सिलेंडर टाइप का माउंटेड बोल दिया है। बेस मेड ऑफ सेम मेटेलिक शीट, द डायमीटर ऑफ द 2 सर्कुलर एंड आर 45 एंड 25। तो ये रेडियस 45/2 होगा, ये 25/2 होगा। ठीक है, सुनते चलें समझते चलें। और उसके बाद बोला है वर्टिकल हाइट यहाँ पे 40 है, एंड दैट ऑफ सिलिंड्रिकल बेस इज 6 सेंटीमीटर। यहां पे सिलिंड्रिकल बेस भी है, ये ध्यान रखना,
सिलिंड्रिकल बेस भी है, थोड़ी दूर तक ये सिलिंड्रिकल पार्ट भी है। ऐसा अभी तक जो हमने किया वो तो सब सही है ही, पर यहां पे बेस सिलिंड्रिकल भी है, यानी थोड़ा सा सिलेंडर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको सुन लो ध्यान से एक बार और। द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ बकेट, टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ बकेट इज 40 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ सिलिंड्रिकल बेस इज 6 सेंटीमीटर। इसकी टोटल हाइट तो 40 है और ये सिलिंड्रिकल बेस की हाइट 6 सेंटीमीटर है। इसको निकाल लेते हैं। 40 में 6 सब्ट्रैक्ट किया 34 आएगा और ये दोनों आप निकाल लो 22.5 और 12.5। सबसे पहला काम तो आप L निकालो, तभी आप इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम बता पाओगे जो पूछा गया है। R1 माइनस R2 का स्क्वायर इन 22.5 माइनस 12.5 का स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर यानी 34 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर तो 100 होगा और 34 स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। 34 इंटू 34, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और ये 13, 3 4 जा 12, फिर 3 जा 9 और ये 10, 6 5 1 1 1 1 5 6, तो ये आ गया 1256 अंडर रूट में। और इस 1256 का अंडर रूट डील करते हैं अब हम लोग। तो 3 3 जा 9, 3 आएगा इधर, 6 आएगा इधर, पूरा 5 6 ये उतर जाएगा। 5 टाइम्स लेके चलो, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 2, क्योंकि 6 टाइम्स ले जाओगे तो 36 ऊपर ही चला जाएगा ये। तो 6 में 5 1, 5 में 2 3, ये 5 ऐड किया 70 आ गया। पॉइंट लगाया 2 0 यहां, और कितनी बार अब जाएगा चेक कर लो। 6 टाइम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम में जा रहा है, 4 टाइम में जा रहा है। 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 10 में 6 4, 10 में 2 8, 11 में 9 2, और ये 4 आएगा 708। पॉइंट तो लगा ही हुआ है, 00 फिर लगेगा। अब चेक कर लो कितनी बार जाएगा। 4 बार तो 4 बार ले जाओ, 4 टाइम्स 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और 1 33, और ये 4 7 जा 28। ठीक है, तो 35.44 के अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा ये सेंटीमीटर में L। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं और यहीं पे मैं लिख देता हूं 35.44। ठीक, समझ गए होंगे आप, 35.44 सेंटीमीटर। अब हम एक काम करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमसे पूछा गया है कि इस पूरे आप कह सकते हो बकेट को बनाने में कितना स्टील लगा, या जिस भी मटेरियल से बना है वो कितना लगा। तो ऑब्वियसली ऊपर ओपन है, तो ऊपर तो हमें लगाना नहीं है। सबसे पहले तो हमें कर्व सरफेस लेना है, फिर हमें इसका एरिया लेना है जो कि होगा कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम प्लस। हाँ, ये एक चीज और याद रखना, यहाँ पे ये वाला पोर्शन आप ओपन ही मानोगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन ओपन ही मानोगे, पानी आप यहां तक भर सकते हो। ये बात भी ध्यान रखना, नहीं कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन में किया है वो मैं काम कर रहा हूं, तो ये काम आप ध्यान रखना। CSA आपने F लिया, मतलब फ्रस्टम लिया, फिर आपने इस बेस का एरिया लिया, कितना लिया पाई, और कितना है रेडियस 12.5 स्क्वायर, ये ले लिया, प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया ले लो, इस पूरे का कितना होगा 2 पाई r कितना लोगे 12.5, और h इसका कितना लोगे 6। करते हैं अभी CSA फ्रस्टम का CSA रखते हैं, कर्व सरफेस एरिया रखते हैं पाई रहने दो, R1 प्लस R2 यानी 12.5 प्लस 22.5 R1 प्लस R2 इंटू L कितना निकाला, अभी निकाला ना हमने 35.44 रख दो, फिर ये पाई रहने दो, 12.5 का स्क्वायर करते हैं, 12.5 का स्क्वायर, तो वैसे तो ठीक है कर लेते हैं इसको। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 12 हो जाएगा, 5 1 जा 6, 2 5 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, 2 1 जा 2 और 1 5 2 1, तो 5 2 5 5 10 और 16, 5 1 5 6 2 5 और 2 डिजिट 156 पॉइंट कितना रहा है 156.25।
और इसको कर लेते हैं 6 और ये 2 12 आ रहा है, तो पाई इंटू 12 5 सा 60 0 6 आ गया, 12 2 सा 24 और 6 30 आ गया, और 12 1 सा 12 और 3 15 आ गया 15। फिर से देख लो, 12 5 सा 60 0 6 आ गया, 12 2 सा 24 और 6 30 आ गया, 12 1 सा 12 और 3 15 आ गया। पॉइंट की बात यहाँ लगाओगे, 150 हो गया ना ये, तो ठीक है। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, 22 और 10 32 और 2 34 और 35 पाई, 35 इंटू 35.44 पाई बाहर ही ले लो, ये आ गया, और ये आ गया 156.25 और ये आ गया 150 इंटू पाई था, पाई बाहर ले लिया। अब इसको सॉल्व कर देना है, ये वो एरिया आएगा जो एरिया स्टील का यूज हुआ है इस बकेट को बनाने में। पाई की वैल्यू 22/7 रखना है, यही कर लेते हैं, ये आगे कर लो 22/7, ये दोनों मल्टीप्लाई करो जल्दी से। अब ये काम करो आप मेरे साथ करो, रादर मेरे से पहले करो। 35.44 इंटू 35, 5 4 ज़ा 20, 5 4 20 और ये 2 22, 5 5 ज़ा 25 और 2 27, 5 6 ज़ा 15 और 2 17, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 13, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 3 3 ज़ा 9 और ये 10 0 4 10 14 और 2 1 2 4 0 4 0, तो 1240.40 1240.40 प्लस 156.25 प्लस 150, इसको ऐड करना है हमें, बस ऐड कर लो जल्दी से। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं और इसको मैं ऐड कर देता हूं। ऑलराइट, ये 34 लिख दिया है। इसको करते हैं प्यारे बच्चों, 22/7 है। सबसे पहले तो पॉइंट के बाद वाली चीजें ऐड कर लें। 0.25 है और ये 0.40 है, तो कितना हो जाएगा ऐड होकर, ये हो जाएगा 5 और 6, ठीक है। बाकी चलिए यहाँ ऐड करते हैं 0 और ये 6 और ये 0 6 आ जाएगा। फिर ऐड करते हैं 5 और ये 5 10 और ये 4 14 आ जाएगा। फिर ऐड करते हैं 1 और ये 1 2 और ये 2 4। हाँ, इधर कितना आया था, इधर आया था सबसे पहले तो 0 और ये 6 और ये 0 6 आया था। फिर आया था 5 5 10 और 14 आया था, 1 कैरी था, ठीक है। तो 1 1 2 और 1 3 कर लो, और 3 और 2 5 कर लो, और लास्ट में कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा ना। तो ये आ गया, 7 से कट कर देते हैं इसको, 22/7 है अपने पास, 7 से कट करते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 और फिर 7 2 ज़ा 14 और भाग नहीं जा रहा ना, तो 0 आएगा। फिर हो जाएगा ये 66, 7 9 ज़ा 63, 7 5 ज़ा 35। इसका इंटू करना है 220.95 का 22 के साथ, यही आपका आंसर है। 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18 और 1 19 और 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 4 4 1 9 4 4 4 4 1 9 0, ये 0 9 9 10 6 8 और ये 4, 2 डिजिट पे 4860.90 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ मेटल यूज्ड, ठीक है। ये मेटल यूज हुआ है। अब एक काम इस पर और करना है, वॉल्यूम निकालना है। जल्दी से वॉल्यूम निकालो आप, कैलकुलेशन इसमें भी करना पड़ेगा।
अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, जल्दी से करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है बच्चों, ध्यान देना कैलकुलेशन में गलती ना हो। ये होगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 बोला है। एच हमें कितना लेना था, हाँ तो एच हमें लेना है 40 टोटल, लेकिन इतने पोर्शन का एच कितना है। अब इस वॉल्यूम को पाने के लिए, यानी वॉल्यूम हमें इस फ्रस्टम का नहीं चाहिए, वॉल्यूम हमें इस पूरे फिगर का चाहिए। तो वॉल्यूम दिस फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्रस्टम प्लस वॉल्यूम नीचे वाला सिलेंडर। ये दो वॉल्यूम ऐड करना होगा, ध्यान रखना। वॉल्यूम सिलेंडर होगा 1/3 पाई, और पाई यानी 22/7 रख देते हैं, और एच 34 लेंगे। R1 स्क्वायर यानी 12.5 का स्क्वायर, प्लस R2 स्क्वायर यानी 22.5 का स्क्वायर, प्लस R1 R2 यानी 12.5 इंटू 22.5, ये हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम लेंगे तो 1/3 पाई और 1/3 पाई R स्क्वायर एच। R तो इसका 12.5 कहलाएगा और H इसका 6 कहलाएगा, ठीक है। हालांकि कई बार बकेट ऐसा भी बनता है, यदि एग्जैक्टली देखो तो बकेट ऐसा भी होता है, यहां पे ऐसा हो और यहां पे ये ओपन हो, ऐसे बकेट भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन में जिस तरीके से काम किया है तो ऐसा बकेट इसने माना है, ठीक है। आपने घर में शायद ऑब्जर्व किया हो, ये पूरा फ्रस्टम पोर्शन होता है। यदि जैसा मैंने बोला था वैसा बकेट हम माने तो फिर हमारा वॉल्यूम ये होगा जो मैंने किया, ठीक है। और यदि हम ऐसा बकेट माने, यानी यहां तक पानी होल्ड हो रहा है और सपोर्ट के लिए हमने इसे रखा है और ये पोर्शन ओपन है। जनरली घर में बकेट ऐसे ही तो होते हैं, नीचे का वो पोर्शन सिलिंड्रिकल जरूर होता है पर उसमें पानी नहीं होल्ड कर सकते, वो नीचे ओपन होता है और ऊपर ओपन तो होता ही है। कई बार ऊपर हम लोग लिड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का ये बकेट इसने एज्यूम किया है जिसमें नीचे का पोर्शन ओपन है, ठीक। तो यहां पानी हम नहीं भर पाएंगे, बाद में यहां पानी हम भर सकते तो ये वॉल्यूम निकलता। इसने वॉल्यूम नहीं पूछा, इसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ओनली, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा फिगर कंसीडर इसने किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझना होगा आपको और पढ़ना होगा प्रॉपरली। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इसने कैसा बकेट लिया है, ऐसा बकेट जिसका बेस रखने के लिए बेस बनाया गया है सिलिंड्रिकल, और वो ओपन है, उसमें पानी नहीं भर सकते। तो ये नीचे वाला ये आपको हटा देना होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। तो 1/3, 22/7 और 34, इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो 12.5 का स्क्वायर तो चलिए लकीली अपने पास लिखा हुआ है, ये आ गया 156.25। 22.5 का होल स्क्वायर हम और जल्दी से कर लेते हैं। 22.5 इंटू 22.5, 5 5 25, 5 2 10 और 12, 5 2 10 और ये 11, 2 5 10, 2 2 4 और 5, 2 2 4, 4 5 0, 5 2 5 1 6, 10 और ये 5 1 डिजिट में 5062, 5062.5। और अब हम इंटू करते हैं 22.5 में 12.5 का, 5 5 25, 5 2 10 और 12, 5 2 10 और 11, 2 5 10, 2 2 4 और 5, 2 2 4 और 5 2 2 5 2 11, 8 और 2 8, 281.25, 281.25। ये बच्चों यहां पे आएगा पॉइंट, ये पॉइंट यहां आएगा 506.25। चलो देखते हैं अब, ठीक है। तो 25, चलो करो पहले तो इधर का कर लो, पॉइंट के बाद का कर लो पहले तो 5 5 10 और 5 15, 2 2 4 और 2 6 और ये 7, कोई कैरी नहीं है। 1 और 6 7 और 6 13 होगा, और ये 9 0 9 और 5 14 होगा, 2
और 5 7 और 1 8 और ये 9 होगा 943.75 33615.48 आएगा। आप इसे करो, अच्छे से सॉल्व करो। ये किस यूनिट में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में बदलना है तो क्या करें? बाय द वे इसको लीटर में बदलना होता तो क्या करते? तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था याद करिए। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर बताया था, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, इसलिए ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में पता करना हो तो 1/1000 लीटर होता है। तो इसको लीटर में बदलना है तो 33615.48 में डिवाइड कर दो 1000 का, तो ये लीटर में आ जाएगा। तो ये आ गया 33.61548 लीटर। तो 33.6 लीटर आप अप्रॉक्स में 62 लीटर रादर आप बोल सकते हो। तो 33.62 लीटर ये वॉल्यूम है। ठीक। हाँ बच्चों, फिर से मैं बता दूं, कैलकुलेशन यहां आपको करना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव बने और जिस तरीके से कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं आप वैसा ही करने का प्रयास करें। कई बार हमें काटना है, कट जाए तो वो इजी बन जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है। और जब कटना बंद हो जाए तभी आप मल्टीप्लाई करने के पीछे दौड़ें। तो ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो आज के जो 3 क्वेश्चन मैंने कराए, इससे आप पूरा फ्रस्टम क्लेरिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास है 13.4 एक्सरसाइज, और ये क्वेश्चंस एग्जांपल्स 13.4 पर ही बेस्ड थे, तो आप 13.4 अब कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क है, आप 13.4 को अपीयर करें, पर उससे पहले इन तीनों क्वेश्चन को रिपीट जरूर कर लें। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूं, कल से हम 13.4 करेंगे। ठीक है। थैंक यू क्लास।